You know, 90 marks out of 300. Yes, यही कट ऑफ थी फॉर द AFCAT 1 2026 फॉर टेक्निकल ब्रांच एंड ओवरऑल कट ऑफ थी 110। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होगे। सो बेसिकली जिसको टेक्निकल ऑफिसर बनना है उसको सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए थे टू क्लियर दी AFCAT एग्ज़ाम, एंड जो बीटेक होल्डर्स नहीं हैं उनको 110 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 300 टू क्लियर दी AFCAT 1 2026। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, कितना कम कंपटीशन है यार इन दिस एग्जामिनेशन। लाइक लिटरली आप इतने कम मेहनत से एक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट गो इन दी SSB, परफॉर्म देयर, गेट द रिकमेंडेशन एंड ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एंड बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है टू क्लियर द AFCAT 2 2026, and I can bet you that if you follow this strategy you will 100% clear the AFCAT examination, because इतना easy paper crack कर सकते हो, बस थोड़ी सी strategy चाहिए and right guidance चाहिए। And to give you proper guidance and strategy in order to clear the examination, I am creating this video for you। तो चलो without wasting any time, let's start the video। Let us start with the AFCAT पेपर पैटर्न। यार पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सो बेसिकली AFCAT में 4 सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड। फर्स्ट इज रीजनिंग, सेकंड इज मैथमेटिक्स, थर्ड इज इंग्लिश एंड फोर्थ इज जीके। आपको पढ़ना भी इसी ऑर्डर में। सो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 20, रीजनिंग के आएंगे 30, इंग्लिश के आएंगे 30 एंड जीके के आएंगे 20। So every question is of 3 marks, so 100 into 3, 300 marks का ये पेपर हो जाता है। कट ऑफ थी 90 मार्क्स, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे? 30 क्वेश्चंस। तो यार इमेजिन अगर किसी को सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आती है, वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, 40 भी करेक्ट हुए, 10 नेगेटिव भी चले गए, उसका पेपर क्लियर है यार। आपने ना रीजनिंग पढ़ी ना जीके पढ़ी और आपका पेपर क्लियर है। लाइक हद होती है। इमेजिन यार इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे कोई मिस कर सकता है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए टू कवर द सिलेबस। तो लेट अस स्टार्ट विद द रिसोर्सेज एंड बुक्स। तो यार मैथ्स में आपको सिर्फ 2 प्लेलिस्ट फॉलो करनी है ऑफ संदीप ब्रार सर। पहला हो जाएगा अर्थमेटिक की प्लेलिस्ट और दूसरा हो जाएगा एडवांस मैथ्स की प्लेलिस्ट। तो अगर आपने अर्थमेटिक ही कंप्लीट कर ली ना, तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन टैकल, एंड आपने एडवांस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट फॉलो कर ली तो आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि प्लीज़ जस्ट कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट, बिकॉज अरिथमेटिक मैथ्स ही ज़्यादा पूछी जाती है इन दी AFCAT एग्जाम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग में भी संदीप ब्रार सर ही आ जाते हैं, एंड इनकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको फॉलो करनी है टू कंप्लीट योर रीजनिंग पोर्शन। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है और उसके पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, जस्ट गिव इट। एंड आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको मैथ्स और रीजनिंग से बिल्कुल डर ना लगे और आप इजीली ये पोर्शंस को कंप्लीट कर सके। यार मैथ्स क्लास 9th और 10th की आती है और रीजनिंग तो इतनी इजी होती है कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो मैथ्स एंड रीजनिंग शुड बी योर प्रायोरिटी 1 टू इफ यू आर फोकसिंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आफ्टर मैथ्स एंड रीजनिंग थर्ड सब्जेक्ट होता है और वो हो जाता है इंग्लिश। एंड इंग्लिश के लिए आप रानी मैम को फॉलो कर सकते हो, या CDS जर्नी के चैनल पे भी इंग्लिश की क्लासेस होती हैं, यू कैन फॉलो दैट। एंड वहाँ से आप अपने इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को कर सकते हो, वोकैबलरी कर सकते हो, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, इंग्लिश ना 3 चीज़ों में डिवाइड होती है, वोकैबलरी, कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर। तो आपने अगर ग्रामर और रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन भी कर लिया तो यार वोकैबलरी तो बेसिकली यार लक पे होता है कि आपने जो वर्ड्स पढ़े हैं वो आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए। ठीक है, सो फोकस ऑन ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन
That will help you a lot in the English part. Now let us talk about the GK portion. तो जीके पोर्शन में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि यार जीके में ना आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। आपको सी डी एस जर्नी की यूट्यूब चैनल पे जाना है एंड आपको वन शॉट्स देखने हैं। आप एफकेट एग्ज़ाम की जब वन शॉट्स देखोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा और उतना ही बेसिक क्वेश्चंस एफकेट इज़ आस्किंग। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एफकेट में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं यार। तो उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए ना उतने पीपल, दीज कैंडिडेट्स आर नॉट इवन गेटिंग द रिकमेंडेशन। तो उनकी सीट हमेशा वेस्ट जाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद भी पीपल आर नॉट एबल टू गेट द रिकमेंडेशन। तो इसीलिए पेपर थोड़ा ईजी है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको जीके पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस वन शॉट्स देखो, स्टैटिक जीके पूरा अच्छे से करके जाओ एंड आपका जीके का सॉर्टेड है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि सबसे पहले आपको मैथ्स कवर करनी है, रीजनिंग कवर करनी है, इंग्लिश कवर करनी है। ये तीनों कर लिए तो पता है कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 80 क्वेश्चन। एंड वो जो 20 क्वेश्चन है वो जीके के आते हैं यार। ठीक है, जीके वन शॉट्स कर लो बस। तो ऐसे आपने 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं। अभी आपका एक क्वेश्चन आता होगा, यार जब इतना इजी है तो सब क्यों नहीं क्लियर कर लेते हैं, क्यों इसमें भी लोग फेल हो जाते हैं? सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाई पीपल गेट फेल इन दी एफकेट एग्जाम। यार पहली मिस्टेक होती है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। उनको लगता है कि यार बस थ्योरी कर ली मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, बस हो गया काम हमारे 30 और 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो गए। नहीं यार, वहाँ पे आप 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि इतनी स्लो स्पीड होगी। आपके पास 2 घंटे का टाइम मिलता है बेसिकली यार। वो 2 घंटे में अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से करनी है तो आपकी स्पीड मैटर्स अलॉट। तो वो स्पीड तभी आएगी जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। सो मेनी कैंडिडेट्स आई हैव सीन, वो थ्योरी कंप्लीट करते हैं, थोड़ी सी रिविजन करते हैं, उनको लगता है कि वो अभी भगवान बन चुके हैं। नो, आफ्टर आफ्टर व्हेन यू आर डन विद योर theory part and you have attempted the practice sets, attempt as many mock papers as you can, because जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो ना आपके माइंड बहुत ड्रेन होता है। ठीक है, वो मैथ के क्वेश्चंस करता है तो धीरे धीरे यार वो स्पीड कम होती जाती है। तो जब आप बहुत बार मॉक टेस्ट लगा लोगे ना तो उससे क्या होगा कि आपकी वो जो फोकस लेवल है वो थोड़ा सेम रहेगा, आपकी स्पीड ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होगी। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना एग्ज़ाम के टाइम पे उतने फोकस से आप आंसर्स निकाल पाओगे फॉर द क्वेश्चंस। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक विच कैंडिडेट डू। नाउ जो सेकंड गलती हो जाएगी वो हो जाएगी नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। तो यार आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने मॉक टेस्ट कभी दिए नहीं है ना तो यार ये बहुत नेगेटिव होगा आपके लिए। आई विल टेल यू वाई। सपोज आपने 50 क्वेश्चंस करके यू हैव कम होम, आप घर में सबको बता रहे हो कि मम्मी मैंने ना 50 क्वेश्चंस कर लिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, तो अब तो पेपर क्लियर है। बट आउट ऑफ दोज 50 आपके सिर्फ 20 करेक्ट हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम का वो जो प्रेशर है, एग्ज़ाम टाइम पे जो आप एक नए इन्वायरमेंट में बैठे हो, एग्ज़ाम टाइम पे जब आपको न्यू न्यू क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं और आपने कभी भी मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है, जस्ट इमेजिन आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। आपने 5-6 क्वेश्चन करने के बाद आपको लगेगा यार इतनी मुश्किल से मैंने 6 क्वेश्चन करे हैं, इतना सारा टाइम चला गया है, आपका ड्रेन होगा ब्रेन। सो टू अवॉइड कि आपका ब्रेन ड्रेन ना हो, आपको न्यू सिचुएशन ऐसा फील ना हो कि मैं एक नई सिचुएशन में आ चुका हूँ, इतने सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं, गिव मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट विल ट्रेन यू फॉर द रियल एग्ज़ाम। कभी भी आप रियल टूर्नामेंट खेलने नहीं जाते, उससे पहले आप ट्रेनिंग करते हो, आप फ्रेंडली मैचेस खेलते हो। सेम वे रियल एग्ज़ाम देने से पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। बहुत लोगों का क्लियर नहीं होता है बिकॉज दे डू नॉट गिव द मॉक टेस्ट। डायरेक्टली एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो फेलियर ही होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड मिस्टेक विच कैंडिडेट्स डू, जिसकी वजह से उनका पेपर क्लियर नहीं होता है, एंड वो हो जाएगा लैक ऑफ रिविजन। जब आप रिविजन ही नहीं करोगे तो आप अपने माइंड में वो चीज़ें सस्टेन कैसे करोगे? तो ये IAS IPS ऑफिसर्स हैं, अगर आप उनको जाके पॉलिटी के कोई आर्टिकल्स पूछोगे तो उनको अभी तक याद रहते हैं वो आर्टिकल्स।
पर उनको अगर आपने कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा है ना तो वो भी थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई थोड़ी देर पहले, बहुत साल हो गए उनको पढ़ाई छोड़े हुए। तो रिवीजन इज़ द सेम थिंग। अगर आपने कुछ मुश्किल से थ्योरी कंप्लीट करी है, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए हैं, आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, इतनी अच्छे से आपने सॉलिड अपना फाउंडेशन करा है, बट उसके बाद आप रिवीजन ही नहीं करते हो यार, तो आप अपनी पीक पोटेंशियल पे कभी रीच नहीं होगे। टू रीच योर पीक पोटेंशियल, पीक पावर, पीक एबिलिटी, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। एंड आफ्टर योर रिवीजन देखना, यू विल बी एबल टू रिटेन योर नॉलेज, एंड आपकी वो जो गट फीलिंग होती है ना, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस पढ़े, गट बोल रही है सी ऑप्शन करेक्ट है, ये डेवलप करने के लिए आपको रिवीजन चाहिए होता है। ये गट फीलिंग जो आपने देखी है, जो कैंडिडेट्स को बहुत फेवर करती है, ठीक है, वो डेवलप करने के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन एंड मल्टीपल रीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आप देखोगे कि जो मल्टीपल बार रिविजन्स करते हैं ना, वो इतना सा ही पढ़ते हैं, इसको इतनी ज़्यादा रिवीजन कर लेते हैं ना कि इतने ही जो क्वेश्चंस इस पार्ट से आए ना वो सारे करेक्ट होते हैं उनके। और इतना सा ही पढ़ो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। आप इतने जो बच्चा इतना पढ़ के आया ना विदाउट रिवीजन, उसको बीट कर दोगे। वाई? बिकॉज इससे जो क्वेश्चंस आए ना आपके 100% करेक्ट होंगे, क्योंकि आपने मल्टीपल बार रिवीजन करा है। बट ये वाला ना, यही क्वेश्चंस में वो इतने सारे रॉन्ग अटेम्प्ट कर देगा ना ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन, कि ये रेस से बाहर हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्क्स इसीलिए बनाए जाते हैं इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि आप गलती करो और वो गलती से आप रिजेक्ट हो जाओ। सो मेक श्योर कि अगर आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हो तो 10 के 10 करेक्ट होने चाहिए। एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So to improve your accuracy, please focus on multiple revision. So there you have it friends. I hope मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि कितना इजी AFCAT एग्ज़ाम है, कितने कम रिसोर्सेज आपको चाहिए। जस्ट कंप्लीट द थ्योरी, डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, डू मल्टीपल रिविजन। चैप्टर्स आप खुद से सिलेक्ट करो, ये 4 सब्जेक्ट्स है ना, कोई भी 3 पकड़ लो, खतरनाक तरीके से आप प्रिपरेशन करो। एंड वो जो चौथा सब्जेक्ट जो आप छोड़ रहे हो, उसमें आप बस 1 शॉट्स देख के जाओ। तो मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश करूँगा, जीके की बस 1 शॉट्स देख के जाऊँगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिविजन करूँगा एंड मल्टीपल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा। सो आई होप मैंने आपको क्लियरली बता दिया है व्हाट टू डू, what you should avoid, and how you will get the success. So that's it for today. I hope आप ये पेपर क्लियर करोगे. So all the best to you guys. That's it for today. Thank you and Jai Hind.